नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन सच कहूं तो बहुत गहरी कविता समझने वाले हैं। इसका नाम है अमांडा। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है ना, जो एक ही वक्त में दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही है। एक हकीकत की और दूसरी पूरी तरह से अपनी कल्पना की। तो चलिए साथ मिलकर इन दो दुनियाओं के सफर पर निकलते हैं। कविता शुरू होती है और सीधे सीधे एक सख्त निर्देश आता है। लगता है अमांडा की माँ उसे टोक रही है, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। यहीं से हमें पहला इशारा मिल जाता है कि अमांडा पर हर छोटी बड़ी बात के लिए मतलब हर वक्त नजर रखी जा रही है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगला हुक्म आता है, अपने कंधे मत झुकाओ अमांडा। मतलब उसे लगातार ये सिखाया जा रहा है कि उठना बैठना कैसे है, दिखना कैसे है। और फिर एक और निर्देश, इस तरह आलस में बैठना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा। जरा सोचिए, एक के बाद एक इन निर्देशों की बौछार से अमांडा को कैसा महसूस हो रहा होगा। यकीनन बहुत निराश, चिड़चिड़ी और एकदम फंसा हुआ। तो आखिर इन निर्देशों के पीछे की कहानी है क्या? असल में ये कविता एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत ज्यादा दबाव में जी रही है। एक ऐसा बच्चा जो अपने माता पिता से बस थोड़ी सी आजादी और थोड़ी समझ चाहता है, लेकिन उसे मिलता क्या है? सिर्फ टोका टाकी। तो अब सवाल यह है कि इस कठोर हकीकत से बचने के लिए अमांडा करती क्या है। वो ना एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता चुनती है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है। बस यही उसका तरीका है इन सब चीजों से निपटने का। और बस यहीं से हम अमांडा की उस दोहरी दुनिया में कदम रखते हैं। जैसे ही असल दुनिया में माँ की डांट पड़ती है, अमांडा फौरन अपनी पहली खूबसूरत सी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। यहाँ कविता की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। अगर हम ध्यान दें तो कुछ पंक्तियां ब्रैकेट्स में यानी पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हैं। पता ये क्या है? ये पंक्तियां असल में अमांडा के मन की बातें हैं, उसके अपने विचार। ये कवि का एक तरीका है हमें उसकी निजी, उसकी अपनी कल्पना की दुनिया दिखाने का। एक ऐसी दुनिया जो असल दुनिया की डांट फटकार से एकदम अलग है। जरा इन दो दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ तो है असल दुनिया, जो सिर्फ आदेशों से भरी है कि कैसे उठो बैठो, क्या करो क्या ना करो। और दूसरी तरफ उसकी कल्पना की दुनिया, एक शांत हरा पन्ने जैसा समुद्र, जहां वो बिल्कुल अकेली है और आजाद है। तो अपनी इस पहली कल्पना में वो खुद को एक जल परी के रूप में देखती है। सोचिए, वो एक शांत हरे समुद्र में बड़े आराम से आजादी से तैर रही है। वो वहां की अकेली मालिक है। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई भी उसे ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकता। असल दुनिया उसे फिर से वापस खींच लेती है और सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया मांडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ किया मांडा? और बस दबाव और कल्पना का ये चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। इस बार वो एक और भी गहरी दुनिया में पनाह लेती है, जहां उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, और वो है खामोशी। यहां भी फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। असल दुनिया में क्या है? होमवर्क और साफ सफाई को लेकर लगातार सवाल। लेकिन उसकी कल्पना में वो सोचती है, मैं एक अनाथ हूं जो सड़क पर घूम रही है। सोचकर भी थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक बच्ची के लिए अनाथ होना एक सुकून भरी कल्पना हो सकती है। अपनी इस दुनिया में वो एक अनाथ है, जिसके ऊपर कोई नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो आज़ादी से सड़कों पर घूम रही है, अपने नंगे पैरों से धूल में लकीरें बना रही है। उसके लिए ये जो खामोशी है वो सुनहरी है, कीमती है, और ये आज़ादी मीठी है। ये शब्द असल में हमें बताते हैं कि वो अपनी असल जिंदगी में इन चीजों के लिए कितना ज्यादा तरस रही है। लेकिन दबाव फिर लौट कर आता है। इस बार निशाना है उसका खाना और उसकी शक्ल। वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने मुहासे याद है ना अमांडा? मतलब उसकी हर एक चीज पर हर पल नजर रखी जा रही है। और एक बार फिर हकीकत और कल्पना आमने सामने हैं। हकीकत में उसे बताया जा रहा है कि क्या खाना है और क्या नहीं, और कल्पना में वो रपंजल बन जाती है, जो एक ऊंची सी मीनार में अकेली रहती है, सबसे दूर, सबसे अलग। तो वो रपंजल है, एक शांत मीनार में जहां जिंदगी में पूरा सुकून है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात है। कहानी वाली असली रपंजल के बिल्कुल उलट अमांडा कहती है कि वो अपने सुनहरे बाल कभी नीचे नहीं गिराएगी। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो किसी को भी अपनी दुनिया में आने ही नहीं देना चाहती। उसे एक ऐसा अकेलापन चाहिए जिसमें किसी की कोई दखलंदाजी ना हो। तो अब तक हमने कविता की दुनिया को महसूस तो कर लिया है। अब चलिए इसके थोड़े और गहरे मतलब को समझते हैं। देखते हैं कि इसके किरदार और उनके बीच का जो संघर्ष है वो हमें असल में क्या बताता है।
इस कविता में दो मुख्य किरदार हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अमांडा, जो बाहर से तो निराश और चिड़चिड़ी दिखती है, लेकिन अंदर से वो उतनी ही चंचल और बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और दूसरी तरफ है उसकी माँ, जो हर बात पर अधिकार जताने वाली, सब कुछ कंट्रोल करने वाली और काफी सख्त नजर आती हैं। तो असल में ये कविता कुछ बहुत ही गहरे संघर्षों की तरफ इशारा करती है। पहला, माता पिता का कंट्रोल और एक बच्चे की आज़ादी की इच्छा, इनके बीच का टकराव। दूसरा, ये कविता उस खतरे को भी दिखाती है कि जब ये टकराव होता है तो एक बच्चा कितना फंसा हुआ महसूस कर सकता है। और आखिर में ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए प्यार, देखभाल और सबसे ज़्यादा उसे समझना कितना ज़रूरी है। इस कविता को इतना असरदार बनाने के लिए कवि ने कुछ खास लिटरेरी डिवाइसेस यानी साहित्यिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। पहली तकनीक है अनेफोरा। इसका सीधा सा मतलब है जब कविता की लाइनों की शुरुआत एक ही शब्द या फ्रेज से बार बार हो। जैसे जब माँ पूछती हैं क्या तुमने, ये जो बार बार दोहराया जा रहा है ना, ये उस लगातार टोके जाने वाली फीलिंग को और भी मजबूत बना देता है। दूसरी तकनीक है एल्यूजन। ये तब होता है जब कवि किसी जानी मानी कहानी या किरदार का जिक्र करता है। जैसे यहां अमांडा खुद को एक जलपरी और रपंजल के तौर पर सोचती है। अब इन मशहूर किरदारों का नाम सुनते ही हम फौरन समझ जाते हैं कि वो आखिर किस तरह की आज़ादी और अकेलेपन की बात कर रही है। और कविता का अंत होता है माँ की इन लाइनों से, जो सच में हैरान कर देती हैं और दिखाती हैं कि वो अपनी बेटी को कितना कम समझती हैं। वो कहती हैं, इस तरह मुंह फुलाना बंद करो अमांडा, कोई भी सोचेगा कि मैंने तुम्हें टोका है। जरा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। माँ को इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो सच में अमांडा को लगातार टोक रही हैं, और बस यही बात इस कविता के संघर्ष को बिना किसी हल के बीच में ही छोड़ देती है। और आखिर में ये कविता हम सबको एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि एक बच्चे की देखभाल करने और उसे कंट्रोल करने के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है।